आज का हमारा विषय है, आज का जो बिंदु है वो है अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्तप्राय बिंदु है। कुछ विद्वान अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि ही नहीं मानते हैं। जैसा कि ऑस्टिन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून एक सच्चा कानून है ही नहीं, यह तो नैतिक नियमों की एक संहिता मात्र है। ऑस्टिन कहते हैं कि कानून के पीछे बाध्यकारी शक्ति होना परम आवश्यक है। यदि इस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय कानून पर विचार किया जाए तो वह कानून नहीं कहा जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे केवल नैतिक शक्ति होती है। इसका पालन राज्यों की सामान्य स्वीकृति के आधार पर किया जाता है। हॉलैंड का एक महत्वपूर्ण कथन, अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लोप बिंदु अथवा पतोन्मुख केंद्र है। इसका अर्थ ये लिया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि शास्त्र का अंग नहीं माना जा सकता, क्योंकि इससे पहले ही विधि शास्त्र की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। अर्थात हॉलैंड का ये कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है, उचित नहीं प्रतीत होता। हॉलैंड का ये कथन उचित प्रतीत नहीं होता। हॉलैंड के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का पालन सौजन्यतावश किया जाता है तथा इसको विधि की कोटि में ही नहीं रखा जाना चाहिए। वह इन नियमों को विधि की कोटि में इसलिए नहीं रखना चाहते हैं। हॉलैंड इन नियमों को विधि की कोटि में इसलिए नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि इसमें अनुशास्ति का अभाव है, जो कि राज्य विधि में होती है। और ऑस्टिन भी हॉलैंड के इसी मत से सहमत है। यानी हॉलैंड कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का पालन सौजन्यतावश किया जाता है और इसीलिए वो इसको विधि की कोटि में ही नहीं रखना चाहते। और ऑस्टिन हॉलैंड के इस मत से काफी सहमत है। ये कहना कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में अनुशास्ति का सर्वथा अभाव है, ये उचित नहीं है। परंतु यदि ये मान लिया जाए इसमें अनुशास्ति का अभाव है, तो भी ये कहना अनुचित होगा कि इसे विधि की कोटि में नहीं रखा जाना चाहिए। यानी यहाँ पहली बात तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में अनुशास्ति का सर्वथा अभाव है, ये बात ही उचित नहीं है। और हम मान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में अनुशास्ति का अभाव है, फिर भी ये हम कह दें कि ये विधि की कोटि में नहीं है, विधि की श्रेणी में नहीं है, तो ये बात गलत है, ये उचित प्रतीत नहीं है। अतः ये कहना कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है, ये उचित नहीं है। जहां तक अनुशास्ति का प्रश्न है, डायस ने लिखा है, भय तथा निजी स्वार्थ वे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन करते हैं। RWS डाइस पूरा नाम है इनका, और जूरिस्प्रूडेंस 1970 में इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें इस बात का जिक्र हुआ है कि भय तथा निजी स्वार्थ वे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन करते हैं। हॉलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि शास्त्र का लुप्तप्राय बिंदु इसलिए भी कहा है क्योंकि उनके मत में इसके विवादों को सुलझाने या निर्णय देने के लिए एक न्यायालय या पंच आर्बिटर का अभाव रहता है तथा उसके नियमों का राज्य नम्रतावश पालन करते हैं। हॉलैंड दो कारणों से अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु मानता है, तिरोधान बिंदु मानता है। पहला कारण यह है कि इसमें दोनों पक्षों के ऊपर राज्यों के पारस्परिक विवाद का निर्णय करने वाली कोई शक्ति नहीं है। और दूसरा कारण यह है कि ज्यों-ज्यों राज्यों के एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में संगठित होने से अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों जैसा रूप धारण करने लगते हैं, त्यों-त्यों इसका ये स्वरूप लुप्त हो जाता है और संघीय सरकार के सार्वजनिक कानून, जो एक कमजोर कानून होता है, के रूप में बदलता जाता है। हॉलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु इसलिए भी कहा है क्योंकि उसके मत में इनको विवादों को सुलझाने या निर्णय देने के लिए एक न्यायालय का अभाव रहता है, जैसे अभी आपको इस पे अपने चर्चा की है। अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्री अब ये सामान्यतः स्वीकार करते हैं कि हॉलैंड का मत उचित नहीं है। हॉलैंड का मत इस बात पर आधारित है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में अनुशास्त्रियों का अभाव है। यानी हॉलैंड का जो मत है उसका मुख्य आधार क्या है, उसकी मुख्य बात क्या है, वो किस बात पर जोर देता है, और उसी को वो
अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि शास्त्र का लुप्तप्राय बिंदु कहते हुए उसको आधार बनाता है, वो बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में अनुशास्त्रियों का अभाव है। इसको वो अपना मूल आधार बनाता है और इसी के आधार पे वो फिर ये इस वाक्य की रचना करता है। इस विषय में ये बहुत ही विशेष बात है, नोट करने वाली बात है, आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राज्य विधि की पृष्ठभूमि में अंतर है तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि में राज्य विधि के समान अनुशास्त्रियां न तो संभव है और न ही आवश्यक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि में राज्य विधि के समान अनुशास्त्रियां जो होती हैं वो बिल्कुल भी संभव नहीं है और वो नहीं आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के पीछे भी कुछ अनुशास्त्रियां हैं। यानी हम ये नहीं कह सकते कि अनुशास्त्रियों का अभाव है। यद्यपि राज्य विधि की अपेक्षा ये बहुत दुर्बल है। यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि के पीछे अनुशास्त्रियां हैं, परंतु वे उतनी प्रबलता से नहीं हैं जितनी प्रबलता से राज्य विधि के साथ होती हैं, उसके पीछे होती हैं। उनसे वो उनकी अपेक्षा में दुर्बल हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्णय पक्षकारों पर संबंधित विवाद के विषय में बंधनकारी होते हैं। उदाहरण की बात कर रहे हैं, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्णय पक्षकारों पर संबंधित विवाद के विषय में बंधनकारी होते हैं। और इसके लिए हम न्याय का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो संविधि है उसका अनुच्छेद 59 हम इसको देख सकते हैं। इसकी जो विस्तृत अध्ययन है या इसकी और गंभीरता को हम अनुच्छेद 59 में देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 94 में प्रत्येक सदस्य ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय का पालन करने का संकल्प लिया है तथा इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि कोई पक्षकार निर्णय को कार्यान्वित नहीं करता है तो सुरक्षा परिषद इस विषय में निर्णय ले सकती है तथा अपनी संस्तुति दे सकती है। यानी यहाँ दो बातें हो गई। पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्णय पक्षकारों पर संबंधित विवाद के विषय में बंधनकारी हैं और इसी चीज को हम प्रमाणित कर सकते हैं न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 59 में। और इसके अतिरिक्त यूएनओ के चार्टर का जो आर्टिकल 94 है वो ये कहता है कि प्रत्येक सदस्य ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय का पालन करने का संकल्प लिया है। इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि कोई पक्षकार निर्णय को कार्यान्वित नहीं करता है, कोई एक पक्ष, कोई राष्ट्र, तो सुरक्षा परिषद जो यूएनओ का अंग है इस विषय में निर्णय ले सकती है तथा अपनी संस्तुति दे सकती है। जहां तक न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को ऐच्छिक तथा अनिवार्य दोनों प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं तथा बहुत से राज्यों ने इसके क्षेत्राधिकार को स्वीकार किया है। कुछ अपवादों को छोड़कर न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय का सामान्यतया पालन किया जाता है। हम 3 अपवादों की मैं बात करूंगा यहाँ पर उदाहरण के लिए। यानी इसमें कहा ना कि कुछ अपवादों को छोड़कर, यानी कुछ बातें हैं या कुछ अपवाद हैं जिनको छोड़ दो तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय का सामान्यतः पालन किया जाता है। वो अपवाद क्या है? कारफू चैनल वाद, आणविक परीक्षणवाद 1973 की बात है, निकारागुआ बनाम अमेरिका 1984, ये 3 अपवाद हैं। इनको छोड़ें तो सामान्यतः न्यायालय के निर्णयों का पालन किया जाता है। अब ये सामान्यतः स्वीकार किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को लागू करने के लिए अनुशास्त्रियों की एक प्रणाली विकसित हो रही है। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव या निर्णय राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं यदि संयुक्त राष्ट्र का कोई सदस्य अतिक्रमण करता है अथवा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा भंग करने का दोषी होता है। सुरक्षा परिषद प्रस्ताव पारित करके उसके विरुद्ध अनुशास्त्रियां घोषित कर सकती है तथा इन अनुशास्त्रियों को लागू करवाने हेतु उसे चार्टर के अध्याय 7 में व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। मैं इस बात को दोहरा रहा हूं दोबारा। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव या निर्णय, यानी सुरक्षा परिषद के जो भी प्रस्ताव हैं वो राज्यों पर बंधनकारी हैं, बाध्यकारी हैं। यदि यूएनओ का कोई सदस्य अतिक्रमण करता है, अर्थात
अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा भंग करने का दोषी होता है। यूएनओ का कोई भी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा भंग करने का दोषी पाया जाता है तो सुरक्षा परिषद प्रस्ताव पारित करती है और उस प्रस्ताव के द्वारा वह उस राष्ट्र के विरुद्ध कुछ अनुशासनियां घोषित कर सकती है, एक तरह से दंड की बात हम करें, तथा इन अनुशासनियों को लागू करवाने हेतु उसे चार्टर के अध्याय 7 में, यूएनओ को जो चार्टर है उसका अध्याय 7 है, वो उसे लागू करवाने की व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। तो यहाँ जो होलैंड की बात थी कि अनुशासनियां नहीं होती हैं, तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल असत्य प्रमाणित होती है। हाल का खाड़ी युद्ध 1991 इस बात का अच्छा उदाहरण है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में न केवल अनुशासनियां हैं वरन कुछ अवसरों पर वह बड़ी ही प्रभावशाली सिद्ध होती हैं। ईरान ने कुवैत पर अतिक्रमण तथा कब्जा करके अंतर्राष्ट्रीय विधि का खुला उल्लंघन किया था। मैंने यहाँ हाल शब्द इसलिए लिया है कि हाल ही की बात हम कह सकते हैं, हालांकि दशक हो गए, परंतु अंतर्राष्ट्रीय जो विधि की हम जहाँ से शुरुआत करें प्राचीन भारत से, तो उस लंबे काल को देखते हुए ये काल बहुत ही छोटा प्रतीत होता है। तो ईरान ने कुवैत पर अतिक्रमण तथा कब्जा करके अंतर्राष्ट्रीय विधि का खुला उल्लंघन किया था। 91 के खाड़ी युद्ध की बात कर रहा हूँ मैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पारित करके इराक से कुवैत को स्वतंत्र करने तथा उस पर कब्जा हटाने को कहा। सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पास किया था कि इराक को कहा था कि कुवैत से वो अपना कब्जा हटाए और उसे स्वतंत्र कर दे। उसका जो अतिक्रमण का या कब्जा करने का जो है कार्य वो बिल्कुल गैर संवैधानिक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के विरुद्ध है। इस प्रस्ताव पर इराक पर कोई प्रभाव नहीं होने पर सुरक्षा परिषद ने इराक के विरुद्ध आर्थिक और राजनयिक अनुशासनियां घोषित कर दी, यानी एक तरह से प्रतिबंध लगा दिए, एक तरह से उस पर पेनल्टी या दंड लगाने शुरू कर दिए, केवल आर्थिक और राजनयिक। इनका भी वांछित प्रभाव न होने पर सुरक्षा परिषद ने अमेरिका तथा उसके अन्य सहयोगी राज्यों को बल के प्रयोग द्वारा इराक के विरुद्ध सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का अनुपालन कराने की अनुमति दे दी। यानी अमेरिका को ये खुली छूट दे दी कि वो अपने सहयोगी राष्ट्रों के साथ इराक पर बल प्रयोग करे, अर्थात सैनिक आक्रमण करके कुवैत को मुक्त करवाए। और बहुराष्ट्रीय सेनाएं, ये जो अमेरिका के साथ जो सेनाएं थी उन्हें बहुराष्ट्रीय सेनाओं का नाम दिया गया, यानी क्योंकि बहुत सारे राष्ट्रों की सेनाएं थी, तो बहुराष्ट्रीय सेनाओं ने इराक के विरुद्ध युद्ध करके कुवैत को स्वतंत्र करा दिया तथा सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का पालन करवाया। इसके पूर्व भी इसी प्रकार की कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र ने उत्तरी कोरिया के विरुद्ध 1948 में और कांगो में 1961 में की थी। 1992 में सुरक्षा परिषद ने लाकरबी स्कॉटलैंड के ऊपर अमेरिकी हवाई जहाज को बम द्वारा मार गिराने के मामले में लीबिया के विरुद्ध अनुशासनियां घोषित की थी। इन अनुशासनियों का प्रभाव होने में यदि विलंब लगा, परंतु अंततः इसका वांछित परिणाम हुआ, यानी विलंब तो हुआ पर परिणाम इसका वांछित निकला। क्यों? क्योंकि लीबिया को विवश होकर अपने 2 नागरिकों को बम विस्फोट करके जहाज गिराने के अपराध के लिए मुकदमा चलाए जाने हेतु सौंपना पड़ा। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के अतिरिक्त अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं अन्य के संवैधानिक विलेखों में भी अनुशासनियां हैं जो कि अभ्यास में बड़ी ही प्रभावकारी सिद्ध होती हैं। इस प्रकार हम बात करें उपयुक्त विवेचना के आधार पर हमने जो अभी चर्चा की है, एक निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्त प्राय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों तथा सिद्धांतों का एक समूह है जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य अपने पारस्परिक संबंधों में बंधनकारी मानते हैं। किसी राज्य द्वारा न मानने पर इन नियमों का बाह्य शक्ति द्वारा पालन कराया जा सकता है। असंख्य संधियों में राज्य न केवल अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को बाह्यकारी स्वीकार करते हैं वरन लगातार इस तथ्य का अनुमोदन करते हैं कि उनके मध्य विधि है। वह अपने अधिकारियों, न्यायालयों तथा राष्ट्रीयता वाले व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों के अनुरूप कृत्य करने को कहकर भी अंतर्राष्ट्रीय विधि को स्वीकार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के विधिक रूप को 1970 के राज्यों के सम्बद्ध
मैत्री संबंधों एवं सहयोग से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों की घोषणा 1970 में स्वीकार किया गया। इसके 7वें सिद्धांतों में राज्यों से कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के सामान्यतया स्वीकृत सिद्धांतों एवं नियमों से उत्पन्न दायित्वों को सद्भाव में पूरा करें। और ये जो मैंने अभी बात बताई है कि इसके 7वें सिद्धांतों में राज्यों से कहा गया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांतों एवं नियमों से उत्पन्न दायित्वों को सद्भाव में पूरा करें। इसे हम ओपेनहाइमर्स की जो पुस्तक है इंटरनेशनल लॉ, उसमें इसको हम देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य के नियमों का समूह है? क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य के नियमों का समूह है? अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य इंटरनेशनल कमिटी, अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य के नियम वे नियम हैं जिनका पालन राज्य आपस के व्यवहारों में सुविधाजनक अथवा सौजन्यतावश करते हैं। यानी वे नियम जिनका पालन राज्य क्यों करते हैं? वो आपस के व्यवहार में सुविधाजनक होने के कारण सौजन्यतावश बहुत आराम से इजी वे में उनका पालन करते हैं। वे बंधनकारी नहीं होते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम बंधनकारी होते हैं। उदाहरण के लिए कनाडा तथा अमेरिका एक दूसरे के नागरिकों को अपने देश में बिना पासपोर्ट के कुछ समय के लिए जाने देते हैं, परंतु वह ये सुविधा दूसरे देशों को प्रदान नहीं करते हैं। यानी वो दोनों जो हैं वो इस चीज़ को अपने व्यवहार में उन्होंने इसको अपना रखा है, एक सुविधाजनक स्थिति के लिए अपना रखा, सौजन्यतावश अपना रखा है। परंतु जहां तक एक दूसरे के राजनयिक प्रतिनिधियों का प्रश्न है, वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत आता है और वह इसके नियमों का पालन करने के लिए अपने को बाध्य मानते हैं। सौजन्य के नियम वे नियम हैं जिन्हें राज्य सुविधा या सौजन्यता के नाते मानते हैं। राज्य उन्हें मानने को बाध्य नहीं होते हैं, बस वो सुविधा के हिसाब से इनको स्वभावतः मान लेते हैं। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम बाध्यकारी प्रवृत्ति के होते हैं। जब कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के किसी नियम का पालन नहीं करता है तो अन्य प्रभावित राज्य को उस राज्य के विरुद्ध कुछ विधिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जैसे क्षतिपूर्ति आदि। परंतु सौजन्य के नियम के उल्लंघन के लिए कोई विधिक परिणाम नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी सुविधा के लिए एक सामान्यतः बनाए जाते हैं जो बाध्यकारी नहीं होते हैं। इसके अलावा एक बात हम और करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनेक अथवा बहुधा उल्लंघन तथा इसकी विधिक प्रकृति पर प्रभाव। कुछ लोगों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है क्योंकि इसका उल्लंघन बहुधा होता है। यह मत उचित नहीं है। यानी कुछ मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनेक अथवा बहुधा उल्लंघन होते हैं और इसलिए इसकी विधिक प्रकृति है वो प्रभावित होती है। विधि ये वर्णन नहीं करती है कि क्या हो गया अथवा क्या होना है। यह आचरण को नियंत्रित करने हेतु नियमों का समूह होता है। अतः यदि अंतर्राष्ट्रीय विधि अथवा किसी अन्य विधि की हम बात करें का कभी कभी या बहुधा लगातार उल्लंघन होता है, तो इसके ये अर्थ नहीं होते हैं कि विधि में आवश्यक रूप से कोई दोष है। यानी कोई विधि का उल्लंघन होता है तो हम विधि की कमी नहीं है। यहाँ कहने का मतलब ये है, किसी विधि की विधिक प्रकृति तथा उसको लागू करने की व्यवस्था दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। यानी विधि की क्या प्रकृति है और उस विधि को कैसे लागू किया जाता है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। यदि किसी विधि के भी अनेक उल्लंघन होता है तो इसके ये अर्थ नहीं होते हैं कि वह विधि ही नहीं है। राज्य विधि के भी अनेक बार उल्लंघन होते हैं, परंतु ये नहीं कहा जा सकता कि वो राज्य विधि नहीं है। वास्तव में विधि को लागू करने वाली व्यवस्था या जो उसकी जो मशीनरी है वहाँ गड़बड़ है कहीं ना कहीं। यानी वो व्यवस्था या मशीनरी है वो दुर्बल है, इसलिए वो विधि का उल्लंघन हो जाता है। यहाँ हम विधि की प्रकृति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। यही बात अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में कही जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय विधि एक विकेंद्रीय प्रणाली के रूप में कार्य करती है, अतः इसे लागू करने की मशीनरी अथवा व्यवस्था राज्य विधि की अपेक्षा हालांकि दुर्बल है, ये एक बड़ी बात है। अतः इसके कभी कभी अथवा बहुधा उल्लंघन होते रहते हैं। इन उल्लंघनों से इसकी विधिक प्रकृति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। यानी प्रश्न ये था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो बहुधा या अनेक या कभी कभी उल्लंघन होता है तो इसकी विधिक प्रकृति वो प्रभावित होती है। तो यहाँ हम ये कहेंगे
कि माना कि जो इसको लागू करवाने वाली मशीनरी है वो राज्य विधि को लागू करवाने वाली जो मशीनरी है उसकी अपेक्षा दुर्बल है, उसका उल्लंघन होता है, परंतु उल्लंघन होने से इसकी जो विधिक प्रकृति इस पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। न्यायमूर्ति फिलिप सी जेसप ने एक बात कही जो काफ़ी उचित प्रतीत होती है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे बड़े राज्यों को रोकने में क्लीव होती है जो मनुष्यता के मत का आदर नहीं करता है तथा युद्ध का स्थानापन्न बनाने के परीक्षण में असफल रहता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि धीरे धीरे बढ़ती है, नैतिक मामलों में इसका स्वतः पालन होता है, इसका आह्वान किया जाता है, इसका उल्लंघन होता है, इसका संहिताकरण किया जाता है, पुनः इसका उल्लंघन होता है, परंतु पुनः इसका आह्वान किया जाता है। परंतु क्या कोई ये कह सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि जिसे वह संव्यवहार करते हैं उसकी कोई वास्तविकता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के आलोचक इस बात को भूल जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि प्रतिदिन विस्तृत विषय वस्तुओं में बहुत प्रभावशाली रूप से कार्य करती है तथा जब उल्लंघन होते हैं तो ये राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अच्छे समाचार बन जाते हैं तथा उनके माध्यम मीडिया द्वारा विस्तृत प्रचार मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि प्रणाली के आलोचकों को अंतर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघनों को इस संदर्भ में अवश्य देखना चाहिए। हालांकि यहाँ हम एक बात और ये भी करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि है वो एक दुर्बल विधि है। ये दुर्बलताएं तब प्रकट होती हैं जब इसकी तुलना राज्य विधि से करते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में अनेक दुर्बलताएं हैं। अगर हम इसको निरपेक्ष इसका अवलोकन करें तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के संबंध में हम नहीं कह सकते कि इसमें दुर्बलताएं हैं, परंतु जब भी राज्य विधि से इसकी तुलना की बात आ जाएगी तो इसमें हमें अनेक दुर्बलताएं नजर आएंगी। जैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि में एक ऐसी कार्यपालिका शक्ति का अभाव है जो इसके प्रावधानों को लागू कर सके। ये बात C.W. जैक्स ने सोशल जस्टिस इन लॉ ऑफ नेशन 1970 में पुस्तक थी, उसमें ये बात कही थी उन्होंने कि कार्यपालिका शक्ति का अभाव है, इसलिए इस पर दुर्बलता का आरोप लगता है। दूसरी बात, इसमें एक प्रभावशाली विधायनी शक्ति यानी जो व्यवस्थापिका हमारी संसद है उस तरह से का अभाव है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विधायनी संस्था का स्थान विधि निर्माण करने वाली संधियां हैं, यानी जैसे हमारी संसद के कानून होते हैं और संसद है वैसे वहाँ कोई इस प्रकार की विधायनी शक्ति तो नहीं है, परंतु विधि निर्माण करने वाली जो संधियां हैं वो जरूर हैं, परंतु वह राज्य विधि की विधायनी संस्था के समान नहीं कही जा सकती। यानी दो राष्ट्र या दो से अधिक राष्ट्र मिलकर कोई संधि करते हैं और उसको अपना आधार मानते हैं तो वो उतनी प्रभावशाली नहीं होती है जितना कि राज्य की व्यवस्थापिका, जैसे हम भारत में संसद की बात करें या अमेरिका की जो कांग्रेस है, जापान की डाइट है या ब्रिटेन की संसद है, अलग अलग नाम है इनके। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सच्चे अर्थों में अनिवार्य क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जिम्मेदारी होती है इसको लागू करवाने की। अनुशास्ति का अभाव भी है, मतलब इतनी प्रभावशाली नहीं है इसकी अनुशास्तियाँ, इसलिए इसका उल्लंघन होता रहता है। इराक वाले जैसे उदाहरण अगर वो सैद्धांतिक बात थी बोलने के लिए, बाकी व्यवहार में हम जानते हैं कि वहाँ किस तरह की अमेरिका की राजनीति, तेल की राजनीति और बहुत सारी चीज़ें हैं वो रही थी, और किस तरह से सुरक्षा परिषद से प्रस्ताव पास करवाया गया था, किस तरह से बहुराष्ट्रीय सेनाओं ने आक्रमण किया था, वो एक अलग चीज़ है, वो एक उदाहरण के लिए ही प्रयुक्त किया जाए तो ज़्यादा उचित है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विधि पर एक बहुत बड़ा अंकुश ये है कि ये राज्यों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक अनुच्छेद मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसका अनुच्छेद 2 का भाग 7, 2 ब्रैकेट में 7, अनुच्छेद 2 का भाग 7 वो क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र को सदस्य राज्यों के घरेलू यानी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, परंतु इसका एक अपवाद ये है कि जब सुरक्षा परिषद चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत कार्रवाई करती है तो उक्त प्रावधान लागू नहीं होते हैं। तो ये घरेलू क्षेत्राधिकार का मामला, ये ध्यान रखें आप, अनुच्छेद 2 का जो 7वां भाग है उसमें ये आता है। इसके अलावा राज्य विधि के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रावधानों में अधिक अनिश्चितता व्याप्त है, या अंतर्राष्ट्रीय विधि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति तथा व्यवस्था करने में बहुधा असफल रहती है। संस्थाओं की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय विधि बड़ी ही दुर्बल विधि है। इसमें विधायनी संस्था नहीं है तथा ADP एक न्यायालय है, परंतु ये केवल राज्यों की सहमति पर कार्य करता है तथा इसके पास अपने निर्णय को कार्यान्वित करवाने की वास्तविक शक्ति प्राप्त नहीं है। एक पुस्तक है G.W. पैटन
ए टेक्स्ट बुक ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इसका एक द्वितीय संस्करण है, उसमें हम इस चीज़ को और ज़्यादा डिटेल से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय विधि के लुप्त प्राय बिंदु से हमने बात को प्रारंभ किया था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विधि की हमने दुर्बलताओं के बारे में भी देखा, और ये कहा गया कि बहुधा इसका उल्लंघन होता है, इसलिए इसकी प्रकृति, जो विधिक प्रकृति है, उस पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, उस पर हमने चर्चा की। और क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य के नियमों का एक समूह है, तो हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य के नियम बिल्कुल अलग चीज़ है, अंतर्राष्ट्रीय विधि बिल्कुल एक अलग विषय है। और बाकी की जो बातें हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि के ऊपर हम आगे के जो व्याख्यान है उसमें करेंगे। धन्यवाद।